बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन चालू कर दिया था और रिफ्रैक्शन को चालू करते करते एक लेवल तक हम लोग आगे लेके चले गए थे और वहां पर मैंने आप लोगों को लेक्चर एंड किया था कि मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को आप लोगों को समझाऊंगा, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कल जो मैं लास्ट में बताते बताते रह गया था उसको आज शुरू करते हैं। POR लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया था यदि आपके पास कोई भी लाइट की एक रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और ये इस तरीके से जा रही है कि आपने इस इंसिडेंट रे पर अब क्या कर दिया है, एक प्लेन मिरर रख दिया है जो कि इस इंसिडेंट लाइट पर नॉर्मली रखा हुआ है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि लाइट की रे अपने सभी पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस उसी तरीके से जाएगी जिस तरीके से ये आई थी। यही हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रहती है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइट की रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, इसीलिए ये मीडियम रेयरर रहा होगा और ये मीडियम डेंसर रहा होगा, राइट। यहां तक तो चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मीडियम 1 के लिए ये मीडियम 1 मान लेता हूं, ये मीडियम 2 मान लेता हूं, इसको एयर मान लेता हूं, इसको लेट से अभी के लिए वाटर मान लेता हूं, या इसको 1 और 2 कर देते हैं। चलो 1 और 2 से इजी रहेगा। मैंने आपको बोला इस मीडियम में मेरे को स्नेल्स लॉ लगाना है, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा μ1 का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा μ2 का साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 1 मेरे पास क्या बोला गया है, एयर है, और 2 मेरे पास कुछ भी हो सकता है। यानी कि मुझे जो रेशियो चाहिए होता है वो रेशियो किसका चाहिए होता है बेटा, साइन I बाय साइन R का रेशियो चाहिए होता है। साइन I बाय साइन R करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, μ2। क्लियर है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में मैंने अपनी प्लेन मिरर को यहां पर रखा था। प्लेन मिरर को बेटा अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मेरे पास लाइट की रे इससे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। अगर लाइट की रे से रिफ्लेक्ट होगी तो बेसिकली ये इसका पाथ पूरा ट्रेवर्स कर जाएगी। तो इस वाले मीडियम यानी कि सेकंड केस के लिए जो इंसिडेंट रे हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। यानी कि जो बेसिकली ये रिफ्रैक्टेड एंगल है इसके लिए अब क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। तो यहां पर आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा μ2 साइन R बराबर μ1 साइन I। ये चीज आपके पास आ जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन सेकंड वाले केस के लिए ये एंगल आपको भले ही R दिख रहा है पर है तो इंसिडेंट एंगल। तो यानी कि इस बार जो आपको रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, साइन R अपॉन साइन I इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ 1 into 2, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको सेकंड न मानकर इसको मान लेता हूं, ठीक है। ये सेकंड हो गई। अब आप क्या कर दीजिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके पास यहां पर जो साइन एंगल I है अपॉन में साइन एंगल R मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू μ21 इंटू μ12, राइट। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा μ21 इंटू μ12 इज इक्वल्स टू 1। या फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आप लाइट की शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो लाइट कुछ भी नहीं है, दूसरे मीडियम में जाकर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी और उसकी जो डेरिवेशन थी जो मैंने कल कहा था कि मैं ये बता दूंगा, तो वो चीज ये रही। क्लियर है। अब आगे जो हमारे पास चीजें आती हैं वो हमारे पास थी लेटरल शिफ्ट। मैंने कल आपको पूरा रिफ्रैक्शन समझाया था, वहां पर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस। जो एंगल ऑफ एमर्जेंस होता है वो कौन सा होता है, जो बाहर निकलता है, वो हमेशा क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। आज उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सा आगे और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कराने जा रहा हूं, जो कि हमारे पास किसकी होती है, लेटरल शिफ्ट की। हालांकि लेटरल शिफ्ट की जो भारी वाली डेरिवेशन है वो आप लोगों से पूछी जाए
अब मुश्किल है क्योंकि बोर्ड्स में पहले 80 नंबर का थ्योरेटिकल 70 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता था, तो उसमें डेरिवेशंस और इन सब के चांस बढ़ जाते थे। लेकिन अब तो आप लोगों के असर्शन, रीजन और एमसीक्यू ही 17-18 नंबर के आते हैं, तो इसलिए डेरिवेशन अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो डेरिवेशन से अच्छा है आप कॉन्सेप्चुअल्स और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कोई पॉइंट नहीं छोड़ सकते, इसलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट होती है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आइए आज हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो ये आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहां पर आप लोग एक इंसिडेंट लाइट मारेंगे तो ये लाइट जो होगी ये हमारे पास यहां पर नॉर्मल बनानी पड़ेगी। ये लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और यहां पर ये जो लाइट की रे आ रही है ये यहां से इससे निकल के ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता कि बेटा ये ग्लास अगर यहां पर ना होता तो क्या होता, तो आप कहते कि सर लाइट की रे जो है अपने पास से कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाती। तो मैंने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, अब आप मुझे बताओ जब आपको दिख रहा है कि लाइट की रे इस तरीके से शिफ्ट हो जाती तो आपको यहां से लेकर यहां तक एक डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला, ये तो नॉर्मल था, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले अपने एंगल फिक्स कर लेता हूं। ये वाला जो एंगल आएगा बेटा ये मेरा क्या आएगा, इंसिडेंट एंगल, और ये वाला जो एंगल आएगा ये मेरे पास किसका आएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। इस नॉर्मल को मैं नीचे तक बना लेता हूं, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये वाला जो एंगल बचेगा बेटा, ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना हो जाएगा, आई में से आर को माइनस कर दूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आप लोगों को कल निकालना सिखाया था बेटा। ये यहां तक तो किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो शिफ्ट होती है, परपेंडिकुलर शिफ्ट होती है, जो हमारे पास एमर्जेंट रे होती है और जो रे इंसिडेंट रे आती है उसकी नेचुरल रे के साथ वो जो परपेंडिकुलर शिफ्ट निकाली जाती है, इस ही शिफ्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी इसी चीज को हम लोग जानते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, मैंने कहा लेट से x मान लेता हूं कि भाई मेरे पास ये लेटरल शिफ्ट कितनी है, x है। अब यहां पर आप लोगों के पास ये एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में एक नाम दे देते हैं, लेट से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा हमारे पास, इन ट्रायंगल BDE। इस ट्रायंगल में साइन का एंगल कौन सा है, साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P अपॉन H। तो बेटा H तो हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू P, लेकिन P क्या होगा बेटा हमारे पास ये, तो P हमारे पास DE हो जाएगा ना, साइन I माइनस R इज इक्वल्स टू DE बाय BD। लेकिन D की वैल्यू हमारे पास क्या है, X बाय BD। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि आपके पास जो X की वैल्यू आई है वो आ जाएगी हमारे पास BD इंटू साइन ऑफ I माइनस R। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ही एक काम कीजिए, दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए बेटा, इन ट्रायंगल BCD। जब आप लोगों के पास BCD ट्रायंगल मिलेगा तो यहां पर आप लोगों को जो एंगल दिख रहा होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है, और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आप लोग cos R लगाइएगा। cos R लगाना है तो आप लोग cos R लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। हाइपो ये हो जाएगा, बेस क्या होगा, जिस पे एंगल बन रहा है वो हमेशा हमारे पास बेस होता है बेटा। तो cos R बराबर बेस अपॉन हाइपो BC अपॉन BD, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये कहानी आ जाएगी कि भाई ये BC अपॉन BD आ जाएगी। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, बताओ। अच्छा, अब BC की जो वैल्यू है बेटा ये किसकी इक्वल है, इसके थिकनेस के बराबर है, यानी कि जो भी आपके पास इसकी थिकनेस रही होगी वो आपके पास किसकी आ जाएगी, B। तो यहां से आपके पास cos R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T बाय BD, राइट। तो यहां पर आप लोगों को क्या आता है कि जो थिकनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू BD cos R मान लो, है ना। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो किसकी चाहिए थी, X की चाहिए थी।
तो यहां से पहले मैं बी डी निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे बी डी है ना बेटा एक्स की इक्वेशन है, तो यहाँ से बी डी निकालना पड़ेगा। टी की वैल्यू निकाल के मेरा कोई काम नहीं है, बी डी इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर निकाल देता हूँ, ये मुझे बी डी चाहिए ना इस इक्वेशन में। तो यहां से हमारे पास जो बी डी आएगा वो क्या आ जाएगा, टी बाय कॉस आर। यहां तक तो किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं बी डी की, तो मेरे पास जो लेटरल शिफ्ट आया है एक्स वो कितना हो जाएगा बेटा, बी डी की जगह पर क्या डाल सकता हूं मैं, टी बाय कॉस आर, राइट। और यहां पर क्या ले लूंगा मैं, सिंपल साइन ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा साइन ए माइनस बी, याद है किसी को फॉर्मूला, मैथ्स वाले तो बहुत भरे पड़े हैं। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है सर, बता देना कुछ गलत हो तो। चलो खैर आगे हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू टी बाय कॉस आर साइन आई कॉस आर माइनस क्या आ जाएगा, कॉस आर साइन आई। ये कहानी क्लियर है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थैंक यू सर, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं इसको अंदर cos r से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि cos r अंदर पहुंचा देता हूं, तो इससे भी डिवाइड करूंगा, इससे भी डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी कितना जाएगा, t, देखो cos r से cos r हट जाएगा, तो sin i माइनस cos i sin r बाय cos r। यहां तक चीजें क्लियर है। ये आपके पास लेटरल शिफ्ट का वो फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप मेन तो इसको यूज कर सकते हैं अगर आई और आर दोनों चीज दे रखी हो तो। छोटे क्वेश्चंस होंगे उनमें आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ इंसिडेंट एंगल दे रखा हो और बाकी कोई भी चीज ना दे रखी हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी सारी वैल्यू है उन सबको किसकी टर्म से लिखना पड़ेगा, आई की टर्म से लिखना पड़ेगा। तो उसको मैं जब आई की टर्म्स में लिखूंगा तो देखो कैसे कैसे करूंगा। आप लोग यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो आपको पता है म्यू किसका रेशियो होता है, साइन आई बाय साइन आर का। तो यहां से आपके पास साइन आर की वैल्यू क्या आ जाए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कहां से आए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या आया, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। तो यहां से साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, साइन टाइम्स ऑफ आई बाय म्यू। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो यहां पर बेटा मैं जहां पर भी साइन आर है उसको चेंज किस में कर सकता हूं, साइन आई बाय म्यू में। अच्छा एक चीज आपको पता होगा, कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे जो कॉस आर है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का अंडर रूट, चलेगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, 10th क्लास का फॉर्मूला ये तो ठीक है। अब यहां पर मैं बस इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूं कि बेटा जो मेरे पास x आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर आ जाएगा t, साइन आई को अभी मैं ऐसे रहने देता हूं बेटा यहाँ पर साइन आई, लेकिन अंदर में क्या करने जा रहा हूं, cos i, साइन r को मैं चेंज करने जा रहा हूं किसकी टर्म्स में बेटा, साइन i बाय म्यू की टर्म्स में। तो cos i इंटू साइन i बाय म्यू आ जाएगा यहां पर, और cos r को क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का रूट का मतलब हाफ चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, या रूट ले लो, बात तो यार एक ही है, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर आर को भी मेरे को चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आर की तो कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, सारी चीज किसकी टर्म से चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की टर्म में, रिफ्रैक्शन से मेरा मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं आगे का, तो मेरे पास यहां पर जो लेटरल शिफ्ट आएगी वो कितना आ जाएगा, टी ऑफ साइन आई माइनस, अब देखो बेटा यहां पर cos i sin i सब आई में है, बस ये वाली वैल्यू चेंज है, पर साइन स्क्वायर आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। भाई साइन आर को मैं साइन आई बाय म्यू लिख सकता हूं, तो साइन स्क्वायर आर की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू का स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू यहां पर डाल देनी है, साइन आई माइनस cos i इंटू साइन आई अपॉन म्यू इंटू अंडर रूट की जगह हाफ पावर लिख रहा हूं, 1 माइनस
साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसकी पावर हाफ। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? आगे चल सकते हैं। सिंपल सी अब कैलकुलेशन रह गई है, x बराबर टी साइन आई, पूरे में से कॉमन ले लो, दोनों में साइन आई आ रहा है तो पूरी इक्वेशन से साइन आई कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टी साइन आई, अंदर क्या बचा 1 माइनस, अब देखो यहां क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कॉस आई बचा। यहां से म्यू स्क्वायर तो एलसीएम आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप ध्यान से देख लो, म्यू स्क्वायर तो एलसीएम आएगा तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और ये जो म्यू स्क्वायर अपॉन में रहेगा वो ऊपर पहुंच के म्यू से म्यू कट जाएगा। आया समझे? करके दिखाऊं? आ गया ना पक्का भाई? इसका एलसीएम आएगा, म्यू स्क्वायर का रूट है तो म्यू बचेगा, ऊपर पहुंच के फोर्थ टर्म से म्यू कट जाएगा। तो मेरे पास साइन आई तो बाहर आ गया है, तो यहाँ पे म्यू से म्यू कट गया है, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सिंपल क्या बचेगा बताओ, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर 1/2। तो ये आपके पास जो है नेट वैल्यू आती है जब आप लोगों के पास लेटरल शिफ्ट पूछा जाता है। तो x बराबर हमारे पास कितना आता है, 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर हाफ। ये समझ में आ गया बेटा? ये सारी चीजें हम लोगों ने किसकी टर्म्स में दी हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपसे अगर मैं पूछता हूं कि बताओ मेरा लेटरल शिफ्ट किस किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे सिंपल सी बात है सर, आपका लेटरल शिफ्ट डिपेंड कर रहा है, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। सबसे पहला क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। सर थिकनेस ऑफ स्लैब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो बेटा, सेकंड क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब आपके पास एंगल आई कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर आपके पास एंगल आई आपका बेटा 90 डिग्री का रहता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो टी साइन 90 टी बन जाएगा, लेकिन ये 1 माइनस कॉस 90 हो गया, कॉस 90 जीरो होता है तो ये वैल्यू तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थिकनेस ऑफ द स्लैब, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट है। और आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट है वो केवल कितनी हो सकती है, जितनी थिकनेस ऑफ स्लैब है उससे कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो x इक्वल टू टी आ सकती है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकती भाई, मैक्सिमम की वैल्यू साइन पे तो 90 रहती है, तो इसीलिए हमारे पास ये कहानी आती है दो। तीसरा क्या है, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जितना म्यू होगा, जितना म्यू बढ़ाओगे उतना x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, जितना म्यू बढ़ाएंगे उतना x कम हो जाएगा। तो आपके पास थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो आपका लेटरल शिफ्ट है ये 1/μ है, इस बात की गलती मत कर देना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक बार दोबारा समझते हैं बेटा। हाँ, रिलेशन में हमें ऐसा जरूर दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग म्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे x घटना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोचते हैं, म्यू को बढ़ाना मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना। बेस्ट दिमाग लगाओ कि यहाँ पे पहले वाटर था, वाटर के केस में डेंसिटी कम, डेंसर का है, एयर के मुकाबले डेंसर, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। आपने अब क्या किया कि इस मीडियम से ज्यादा डेंसर मीडियम ले लिया, तो जब डेंसर ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर यही रे इधर की तरफ बढ़ जाएगी तो बेटा नॉर्मल की शिफ्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। तो जो नॉर्मल पहले इतना था वो अब इतना हो गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने पर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन के ऊपर जाकर इनवर्स रिलेशन पे टिक मत करके आ जाना, प्रैक्टिकली इस चीज को समझना होता है, क्योंकि यहां पर बढ़ने का मतलब घटना होता है। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्शन की पहली क्लास में मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी से इंट्रोड्यूस कराया था, और ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने इसीलिए समझाई थी ताकि आप इस टॉपिक में आकर अपने आप को दिक्कत में महसूस ना करें। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। तो लेटरल शिफ्ट के ऊपर ये कर लेंगे। मेन जो आप लोगों के बोर्ड लेवल पे सवाल आएंगे वो इस वाले पॉइंट से आएंगे, जो नीट में आ सकते हैं या जेई में आ सकते हैं, वो यहां से बनने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास अगर ये कंपाउंड मीडिया में आ जाए, यानी कि इसके बाद ये कहता कि भैया ये थिकनेस इसकी ये आ गई, इसकी थिकनेस क्या थी, इसकी T1 मान लो, इसकी T2 मान लो, ये μ1 का था, ये μ2 का हो गया, ऐसे कंपाउंड मीडिया लगाता चला जाएगा तो हम लोग तो फंस जाएंगे। नहीं, क्यों फंसेंगे भाई,
यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आई है इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो 1 माइनस 1 बाय म्यू कहां पे गया हमारे पास, ये वैल्यू आई थी, तो ये आ जाता है x इज इक्वल्स टू T1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 ये, और इसमें आप लोग प्लस करते जाएंगे, प्लस जो आपके पास आएगा T2 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास जो लेटरल शिफ्ट आती है अगर आप उसको पूछेंगे तो वो इस तरीके से वेरी करेगी, कोई बड़ी चीज थोड़ी हो गई है ना। अभी ये जो 1 माइनस 1 बाय म्यू है ये क्या है, कैसे आता है एक्चुअल में, ये आप लोग जब अभी एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पढ़ेंगे तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो ये अभी मैं आपको कराऊंगा, तो बस अभी ये टॉपिक कराना था इसलिए मैंने आपको वो समझा दिया। पहले आप ये बताइए कि यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ कंपाउंड मीडिया। कंपाउंड मीडिया का मतलब क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा मीडियम दिए गए हैं और इस बार आपको उन सब के बीच में रिलेशन बताने के लिए कहा गया है। तो जब आपको ऐसा केस दिया जाए तो देखो बेटा, घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है, चाहे आप हमें 5 केस दे दो चाहे आप हमें 10 केस दे दो, हमें अपने बेसिक्स पे स्टक रहना है। और बेसिक्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए कौन से हैं बेटा, याद रखिएगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब आपके पास यहां पर इस तरीके से दे दिया कि आप लोगों के पास ये कहानी थी कि लाइट एयर से स्ट्राइक करके कहीं आ रही थी। लाइट क्या कर रही थी बेटा, एयर से किसी ग्लास सरफेस पर स्ट्राइक कर रही, किसी एक सरफेस पर स्ट्राइक कर रही थी। ये सरफेस अपने आप में दो बाउंड्री से बना पड़ा है। पहले मीडियम में मैंने वाटर रख दिया है और दूसरे मीडियम में मैंने क्या रख दिया है, ग्लास। यानी कि ये किसका मीडियम दे रखा है मेरे को, वाटर का, और दूसरा जो मीडियम दे रखा है वो किसका दे रखा है, ग्लास का। लेकिन आ कहां से रही है, एयर में, और फाइनली जाएगी कहां पर, एयर पर। अगर बेटा इसके ऊपर और भी 3-4 मीडियम लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसके आगे 3-4 लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो जो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, मैं एक केस समझा देता हूं, बाकी आप अपने आप कर लेना आराम से। देखो मैंने क्या किया, यहां पर क्या बनाया बेटा, एक नॉर्मल बना दिया, और ये जो नॉर्मल बनाया इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां पर नॉर्मल बनाऊंगा, वाटर के मुकाबले में ग्लास ज्यादा डेंसर है तो इसका मतलब ये दोबारा से नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, और उसके बाद ये जो कहानी है ये हमारे पास एमरजेंट रे हो जाएगी। और आपको मैंने कल बताया था कि ये जो हमारे पास आई होता है, अगर ये आई है तो दूसरे मीडियम में, अगर सेम मीडियम में कितने भी मीडियम से जाए, अगर सेम मीडियम में वापस आता है तो एंगल आई किसके बराबर रहेगा, एंगल ई के, और एमरजेंट को मैं आई लिख सकता हूं क्योंकि मैंने ये कल आपको समझा दिया है, राइट। यहां तक तो मैंने आपको चीज समझा दी थी, ठीक है। ये आई है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है तो डायरेक्ट क्या ये भी एंगल ऑफ आर के इक्वल लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आर है तो लेट से ये वाला जो एंगल लिया है मैंने, इसको मैंने मान लिया आर डैश। अगर ये आर डैश होगा तो ये भी कितना आ जाएगा, आर डैश। यहां तक कोई डाउट है, सिंपल सी बात चल रही है। स्नेल्स लॉ लगाना है हमारे मीडियम में और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले केस में हम लोग स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मीडियम आएगा एयर वर्सेस वाटर का मीडियम। अब एयर और वाटर के मीडियम में हमारे पास क्या अंतर आएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा बेटा म्यू ए, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू किसका आ जाएगा बेटा हमारे पास, म्यू डब्ल्यू साइन ऑफ आर, म्यू डब्ल्यू साइन आर। यहां तक क्लियर है। रेशियो किसका चाहिए हमें, साइन आई बाय आर का। तो बेटा यहां पर आप डाल दीजिए साइन आई बाय साइन आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास, म्यू डब्ल्यू बाय ए, भाई डब्ल्यू बाय ए। ऐसे ही अब आप ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन को लिख दीजिए बेटा हमारे पास। क्या बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन में आप लोग कि सर इसको और इसको लेना पड़ेगा, तो इस बार डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है वो ये है, यानी कि आर है। तो आप लोग सेकेंड केस के लिखेंगे म्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ आर डैश, इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन का रेशियो साइन आर बाय साइन आर डैश, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास, म्यू ऑफ जी डब्ल्यू के, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। ये हमारे पास दो केस बन गए, दो इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन बना दो बेटा, कहां से जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास का एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू ग्लास साइन आर डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू एयर साइन आई
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पर इस बार साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं इसको करता हूं, डबल डैश तो लिया ही नहीं है कहीं मैंने, ये तो नॉर्मल की लाइन है बेटा, ये तो इस नॉर्मल की लाइन है। अरे जो ये एंगल होगा बेटा वही तो एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। चलो यहां पर साइन आर डैश अपॉन साइन आई आ गया बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू ए एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास आएगा ना जी। क्लियर है? ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी बेटा आपके पास? थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो। तो देखो इधर साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश बाय साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी। क्लियर है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये सब किसके इक्वल आ गया है? 1 के। देखो आर डैश से आर डैश गया, आई से आई गया, आर से आर गया। तो आप लिख सकते हो बेटा हमारे पास म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इंटू म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या होगा? ग्लास अपॉन वाटर। ये चीज गलती मत कर देना, ठीक है ना? और इंटू म्यू ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपके पास 1 है। अब 3 मीडिया से पूछ रहे हो, बताओ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास का कितना आ जाएगा? अब ये तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, तो आप लिख सकते हो कि सर म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इनटू में म्यू ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। भाई इसको यहां पे रहने दो, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर पूछा था, बाकी जो चीज दे रखी थी यहां पे डाल दो, ठीक है। अच्छा अब आप क्या 1 अपॉन इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन इसको उल्टा लिखने के लिए ऊपर लेके जाता हूं, तो मेरा ये हो जाएगा म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन में म्यू डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू ए। भाई मैंने आपको बताया था 1 अपॉन में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैं ए और जी को चेंज कर दिया है बस। पहले यहां पर जी और ए था, एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास था, अब क्या जाएगा ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ध्यान से देखो क्या रहा है, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आया है ना, म्यू एयर और म्यू एयर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमारे पास कहानी आती है जब आप किसका निकालते हो, कंपाउंड मीडिया का निकालते हो। तो 2 चीज दे रखी होंगी, 2 में से आपको कोई भी तीसरी निकालनी होगी, तो आप इस मेथड को यूज कर आराम से निकाल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। जो आगे की हेडिंग है बेटा वो हमारे पास क्या आती है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। क्या आती है? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इसको उड़ा दूं, डल हो रही है ब्राइट हो रही है, क्लियर तो दिख रही है इमेज? बस इतना दिख रहा है तो ठीक है। एक टाइम पे चमक रही है, वो मेरा चेहरे की रिफ्लेक्शन मार गई होगी कई बार फोकस करते हो। ठीक, थैंक यू, बस ज्यादा तारीफ मत किया करो मेरी, ठीक है। चलो क्या बेटा, नहीं बोल दे जो मन में है, अरे बोल दे, अरे बोल दे बेटा, इतना क्यों शर्मा रहा है? आज तक रोका जरा कुछ बोलने से, गाली मत दे दियो बस। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भाई साहब आजकल टीचर को बच के रहना पड़ रहा है, टीचर के चांटे पड़ रहे हैं उठ उठ के, है ना। तो ऐसे केस में बेटा मतलब बच्चे की ही गलती है, और टीचर को तो मैं भाई बहुत ही अच्छा मानता हूं कि उस टीचर ने कुछ भी नहीं करा, वरना टीचर को क्या 2 थप्पड़ वो ही मार सकता था, है ना। तो ऐसे केस में वैसे आप तो ऐसे बच्चे लगते नहीं हो, है ना। तो ऐसे केस मतलब मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा हो, अगर ऐसा कोई केस चलता है तो बेटा बता देना पहले ही कि सर ऐसा है, मेरा ना आज पढ़ने का मन नहीं है, मैं पहले ही कह दूंगा बेटा चला जा, फिर ट्रक चढ़ा देना। नहीं मैं ट्रक नहीं चढ़ाता बेटा, मैं तो बिल्कुल वैसा हूँ, है ना, गांधी जी के अहिंसा और उस पर प्रेम पे चलने वाला बंदा हूं मैं। तो आप नीच क्यों बन रहे हो? नहीं आप, हाँ आप ले लेना बदला उससे, ये तो अच्छी बात है भाई। तूने मेरे टीचर पे कैसे हाथ उठा दिया, है ना। और ऐसे बच्चों के तो मैं सेफ हूँ, ऐसे बच्चे होने चाहिए मेरे बैच में। बहुत बढ़िया भाई ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसे तो मैं पढ़ा पाता हूँ फ्रीली। अब कोई उठ के आएगा वहां से बोल देगा ओ अरे चलो पढ़ाओ यही है, वो तुझे उठा के मारेगा, देख रहा है। चलो यहां से शुरू करें बेटा। बच्चा बड़ा ये फ्रस्ट्रेट दिख रही है इसकी, है ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बेटा तेरे को, उससे मिलिए मेरे से नहीं, मेरा कोई
इसका भाई परसों बर्थडे था, पार्टी भी नहीं दिया इसने। बताऊंगा इसे तो फिर मैं नहीं दूंगा तेरे को कोई पार्टी, मेरी पार्टी से एक्सक्लूडेड है भैया। बर्थडे की पार्टी भी नहीं दी। अब बर्थडे की पार्टी मतलब ये कहता है गाड़ी भी आप लेके आओ, बर्थडे भी इसका, गाड़ी मेरी जाएगी। वाह बेटे शाबाश। चलो पार्टी किसको चाहिए? सब बच्चों को चाहिए थी। चलो फिर यहाँ मंगाना। अब क्या सिस्टम था? और क्या, क्यों जोमेटो स्विगी आता है भाई, है इतना अच्छा इंस्टीट्यूट कि यहाँ पे जोमेटो स्विगी का ऑर्डर हो जाता है। नहीं कल नहीं, अब कल समय नहीं था ना। चलो एक क्लास का ऑफ देता हूँ, तुम्हारी पार्टी करेंगे इसके बाद, ठीक है। अच्छा अभी पहले ये टॉपिक को समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक, फिर भाई के कहने पर आज का लास्ट टॉपिक, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्या होता है? देखो एक्चुअल में जो चीज तुम्हें दिखती है और जो वास्तविकता में होती है उसमें क्या अंतर है, वो है ना सर। आपको पढ़ा रहे हो वास्तविकता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, ये एपरेंट है। लेकिन जो आप पढ़ा रहे हो वो रियल है बेटा। नाटक थोड़ी कर रहा हूं, ये सच बता रहा हूं मैं। एपरेंट और रियल का मतलब यही है। रियल का मतलब वो है जो मैं कर रहा हूं, और एपरेंट का मतलब वो है जो आप कर रहे हो, कुछ को छोड़कर, है ना। उल्टा हो सकता है, देखो वो क्लास में सो रहा बैठा है, वो तू कह रहा है रियल है। हाँ वो रियल है कि वो सो रहा है ना, लेकिन ये एपरेंट है कि वो पढ़ रहा है। अच्छा अब देखो बेटा, सुनो अब ध्यान से। कहानी कुछ ऐसी है कि ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है, यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस बीकर में से आप लोगों के पास ऐसे कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास अगर कोई आंख ऊपर से अगर आप देखोगे ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, कहां पे नजर आएगा देखें, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में यहां पर जो आई है ये तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल में तो जो लाइट जा रही होगी वो हमारे पास यहां से कुछ इस तरीके से जा रही होगी रिफ्रैक्ट होकर, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो यहां पे अगर आप नॉर्मल डालेंगे बेटा, इस आई को जो लाइन है इसका, तो आई की तो लाइन ये वाली होगी, राइट। और यहां पर जब आप नॉर्मल डालोगे तो यहां पर लाइट की इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टेड रे तो ये वाली हो जाएगी, राइट। अच्छा तो इस आंख को ये दिखेगा कि यार ये जो लाइट आ रही होगी कहीं यहां से आ रही होगी, इस वाले पॉइंट से। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ। इसको ये तो ओ नहीं, आई दे देते हैं, इमेज बनी है ना इस पे, ये ऑब्जेक्ट दे देते हैं, और इस पॉइंट को ए दे देते हैं। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। यहां से लाइट ऐसे जा रही थी, मैंने ये मान के चल लिया कि भाई अब यहां से आ रही होगी, इस आंख को तो ही दिख रहा होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पर है तो क्या ये कहानी हो सकती है कि इतनी दूरी ये चीज दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि भाई अगर लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करोगे, आप ऊपर देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है एक्चुअली बहुत नजदीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ना बी वाला, जो बी वाला पोर्शन है वो मान के चलेंगे कि वो कहां पे अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट पर ही है, तभी तो आपको चीजें दिख सकती है, वाला चीजें नहीं दिखेंगी। अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास बी पॉइंट से रोशनी जा रही है काफी आगे, तो हमारे पास चीजें देखने में दिक्कत हो जाएंगी। तो हम बेटा वाटर का सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, अगर आप कह रहे हो कि इस पॉइंट से ही आपके पास लाइट जा रही है और आपकी आंख यहां पर रख के दिखेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो प्यूपिल का डायमीटर है वो इतना ही है कि आप इसको सिर्फ देख पाओ, राइट। तो हाँ वर्चुअली तो है, ये वर्चुअल इमेज ही तो देख रहे हो आप, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही तो देख रहे हो बेटा आप, राइट। तो यहां पर आप लोग क्या लगाएंगे इस केस में, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ हमारे पास कौन कौन से केस में रहेगा आइए देखते हैं। नॉर्मल ये है तो ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये आई है तो ये आई, और ये आई है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ये अगर आर है तो मेरे पास ये भी क्या आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर यहाँ पे बनाता तो ये आर होता, तो ये वाला एंगल भी आर बन जाता अगर यहाँ पे बनाता तो, है ना। लेकिन अभी जरूरत ही नहीं बनी। पर मेरे को देखो इस वाले ट्रायंगल में आई की वैल्यू साइन आई लगा दो, तो साइन आई देखो परपेंडिकुलर तो यहां पर बना है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बीओ। तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, बीओ बाय, बताओ पी अपॉन एच होता है, तो पी कौन सा है, ए बी है, सॉरी 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 नहीं बेटा बायो वाले की इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक में दूसरा एंगल दे रखा था इसलिए हम लोगों ने वो ले रखा था, ठीक है। वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर निकाल रखा था, तो हमारे पास ये कहानी आई थी, ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास यहाँ पे
साइन आई आ गया, अब साइन आर निकालना है। साइन आर की जो वैल्यू ले रखी है वो देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो यहां पर हमारे पास ए आई बी ट्रायंगल में, ये कौन से ट्रायंगल में लिया है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, ए आई बी। ठीक है बच्चा, यहां पर आप साइन आर निकाल दीजिए। साइन आर कैसे निकलेगा, 90 तो ये है, तो आप कहेंगे बी आई, सॉरी बेटा सॉरी ए बी अपॉन बी आई, राइट। अब यहां पे जो साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे आप, साइन आर एक्चुअली जो आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो ना उसमें ए बी गलत डल गए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से लिखे थे तो वही आया, ठीक है कोई नहीं। साइन आई बाय साइन आर उसको देखते हैं, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ए बी बाय बी ओ अपॉन ए बी अपॉन बी आई। अब ठीक है, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ये आपके पास बी आई बाय बी ओ आ गया, बी आई बाय बी ओ आ गया बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जो आपको ऑब्जेक्ट है वो आपको इतना डिस्टेंस रेज करता हुआ दिखाई दिया, और ये डिस्टेंस जो रेज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि इतना ही शिफ्ट हुआ है ना इमेज आपकी, जो ऑब्जेक्ट है, एसी ऑन कर दो बेटा, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इतना ऊपर हमारे पास हुआ होगा। अब यहां पर हमारे पास बी आई बाय बी ओ है, तो मैंने क्या बोला था कि जो बी से आई का पॉइंट है एक्चुअल में तो ये ए आई का पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि बी आई अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रहेगा, ए आई के, और जो बी ओ रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रहेगा, बी ओ के। मैं समझ में आ गया ना, ये आईज को लगेगा कि ये वाली जो पोर्शन है सारी एक लगेगी। अरे बेटा ये जो बी ओ है ये ए ओ के, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए आई बाय ए ओ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए आई बाय ए ओ लिखा जा सकता है बेटा। अब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू ए आई बाय ए ओ। अब जरा यहां पर एक चीज देखेंगे जरा ध्यान से, आपके पास ए आई बाय ए ओ ये आ गया है, तो अगर मैं ए आई लिखता हूं, ए आई लिखता हूं, ये हमारे पास इसकी डेप्थ मान लो कितनी है, एच मान लेते हैं, ठीक है, और ए आई मेरे पास क्या है, एपरेंट डेप्थ, ए ओ क्या है मेरे पास, रियल डेप्थ। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एच माइनस डी रहेगी, ठीक है ना। दोनों के बीच में बचेगा बेटा एक्चुअल में जो नीचे से पोजीशन शिफ्ट होगी उसी को तो मैं नॉर्मल शिफ्ट बोलूंगा, उसको डी ले लिया है, बात तो एक ही है, कोई सी भी कर लो। अच्छा, तो म्यू इज इक्वल्स टू ए आई एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अच्छा, अगर आपको डी लिखना हो तो आप क्या यहां से भी तो लिख सकते हैं आप, ए ओ ए आई इज इक्वल्स टू, या ए ओ इज इक्वल्स टू ए आई बाय म्यू, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको डी निकालना है, शिफ्ट निकालना है, तो पूरे हाइट में से ए ओ में से किसको माइनस करेंगे, ए आई को माइनस करेंगे, और ए ओ क्या ले सकते हैं, ए आई बाय म्यू, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ए आई बाय म्यू माइनस ए आई, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ए आई कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय म्यू माइनस 1, तो डिफरेंस आ गया ना एपरेंट और रियल डेप्थ के बीच का। हाँ, ये डिफरेंस ऑफ एपरेंट एंड रियल डेप्थ, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। और दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई है कि आपके पास जो शिफ्ट है वो कितनी होगी, तो ए ओ माइनस ए आई, हाँ जी ठीक तो है ना, ए ओ माइनस ए आई, और कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, यहां पे सब सही लिखा है ना हमने, साइन आई बाय साइन आर, बी आई आएगा ऊपर और बी ओ ऊपर ही रहेगा, बी आई अप्रोक्सीमेटली ए आई के इक्वल रहेगा, और ए ओ हमारे पास ठीक है, साइन आई बाय साइन आर यही है। बुक में एक बार चेक कर लें, ए आई इज इक्वल टू ए ओ बाय म्यू आ रहा है, बुक ही है
एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। उल्टा ही आ रहा है ना बेटा हमारे पास, तो इसने लिखी है। ये बुक मेरी लिखी हुई है ना। ओके एक मिनट देख लेते हैं। एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर लिया है इन्होंने, और हम किसका ले रहे हैं? वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं बस। नहीं गलती नहीं है, गलती नहीं है, सही है। ये जो कहानी आ रही है हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में आ रही है? वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर के। और अगर इसी को उल्टा कर दूंगा तो गलती क्या है? कैसी बात कर रहे हो? ये बिल्कुल सही है। ये हमारे पास किसकी कहानी आ रही है? जब आप वाटर को देख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। जो बुक की डेरिवेशन है वो भी इसी के आगे कर देता हूं। आपके पास म्यू ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वाटर लिखा है, एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा ना सारा, ए ओ अपॉन ए आई आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए ओ अपॉन ए आई आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आई बराबर कितना आ जाएगा? ए ओ बाय म्यू, राइट। अब डी तो अब भी वही रहेगा, शिफ्ट जो है हमारे पास, जो शिफ्ट रहेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए ओ में से ए आई माइनस करेंगे, ए ओ में से ए आई माइनस करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट कितनी आएगी? देखो ए ओ माइनस ए आई को क्या लिख सकता हूं? ए ओ बाय म्यू। बेटा यहां पे जो भी चीजें बात हुई हैं वाटर के रेस्पेक्ट में हुई हैं, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, और यहां पर जो बातें हो रही हैं एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। एपरेंट अपॉन रियल ही होता है। हाँ, जो नहीं ये डिपेंड एपरेंट अपॉन रियल नहीं होता, वो तो रियल अपॉन एपरेंट ही है। तभी तो मैं देख रहा था कि जो है चेंज कहां से आ रहा है, वो क्यों हो रहा है रियल अपॉन एपरेंट? क्योंकि हम लोग हमेशा देखते कहां से हैं? ऊपर से। नीचे से तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो मैंने जितनी भी चीजें निकाल दी वो सारी नीचे से निकाली है, पर गलत वो भी नहीं है। जो आपके बुक में जो बुक में लिखा होता है वो सारा ये लिखा होता है, ठीक है। और जो हम लोग देखते हैं वो भी तो यही है। हम लोग हवा से पानी में देखते हैं ना, ऑब्जेक्ट ही तो पानी में रखा हुआ है, हम देख तो हवा से रहे हैं, इसलिए एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी आएगी बेटा, D इज इक्वल्स टू ए ओ, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अभी मैंने आपको एक पूरी डेरिवेशन कराई थी, T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू प्लस वो कंपाउंड डेरिवेशन कराई थी। अब देखो ए ओ किसके बराबर है? पूरा H के या T थिकनेस मान लो इसको, एक ही बात है वो पूरा, जो मैंने वहां पे ग्लास स्लैब की थिकनेस T दी थी वहां पर भी आ जाएगी। तो D बराबर आ जाएगा T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और यही आपके पास आपकी बुक में है। जब आप कहां से कहां देखते हैं? रेयरर से डेंसर पे। पर अगर उल्टा केस आ जाएगा तो आप ये कर देना फिर, ठीक है ना। अगर डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं तो आपके पास शिफ्ट होगी वो ऐसे नजर आएगी, और रेयरर से डेंसर देख रहे हैं तो आपके पास शिफ्ट ये नजर आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन करना है इसके या अगली क्लास में करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, उसी हिसाब से कराऊंगा। एक बच्चा भी नहीं बोल रहा, कमाल कर रहा है। करवा दें, ठीक है। एक अब कोई ना बोलता तो ठीक है भाई, एक बच्चे ने कह दिया करा तो हम तो कराएंगे ही। क्वेश्चन ठीक है, आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक क्यूब है और ये क्यूब के अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपके पास इसमें एक एयर बबल है जो कि किसी एक पॉइंट पर है, ठीक है। इसकी जो पूरी थिकनेस दे रखी थी, ये कितनी दे रखी है आपको? 210 मिलीमीटर दे रखी थी। ये कहता है जब आप इस एयर बबल को इस वाले फेस से देखते हो तो ये आपको दिखता है 100 मिलीमीटर की दूरी पर। When viewed from first face, the air bubble appears to at 100 mm, and when viewed from second face, इस एयर बबल की जो इमेज है वो आपके पास कितने में दिखती है? 40 mm पर दिखती है। आपको बताना है व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बबल। क्या बताना है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ बबल। कहां से? सेकेंड फेज से। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आपको बताने की एक्चुअल पोजीशन ऑफ बबल क्या है, यहां से सेकेंड फेज से। और दूसरा ये पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहां से पहले हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि यहां पे बन रही होगी, तो ये इमेज बन रही होगी पक्का भी यहां पर। देखो यहां से लेकर पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लो। अगर आप ये डिस्टेंस x मान लेते हो इस पॉइंट से लेकर इसकी, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 210 माइनस एक्स हो जाएगी। लेकिन ये इमेज की ये वाली जो ये बन रही है I1 बन रही है, और ये I1 हमारे पास कितने डिस्टेंस से बन रही है? 100 mm पे बन रही है। और ये वाली जो बन रही होगी इस ऑब्जेक्ट की, यहां पर I2 बन रही है,
ये I2 है जो कि कितने डिस्टेंस से बन रही है 40 mm पर। क्वेश्चन तो ये है कहानी, राइट। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहां पर देखिए, ये म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, रियल डेप्थ, ए रियल डेप्थ थी, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, है ना, क्योंकि आपसे पूछा भी यही है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो ठीक है, पहले वाले केस के लिए लेता हूं मैं, इस केस के लिए, इस केस के लिए म्यू आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ कितनी है x, भाई रियल में कहां पर है पोजीशन, x पर है, अपॉन एपरेंट डेप्थ जो हमें इस फेस से दिखी वो कितनी है 100। ये इक्वेशन पहली बन जाएगी। दूसरे फेस के लिए लेता हूं, म्यू तो सेम ही रहेगा इस बॉडी का, वो तो अंतर रहने से रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए जो पोजीशन आएगी वो कितनी दूरी पर है, ये उसकी रियल पोजीशन है, और एपरेंट कितनी दिख रही है हमें 40। तो यहां से आप दो इक्वेशन निकाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आ जाएगा x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 210 माइनस x अपॉन 40। यहां से आप x सॉल्व करेंगे, 40x बराबर, अरे बहुत लंबी हो जाएगा, 150 आंसर आता है, x बराबर 150 mm यहां से। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, इससे पोजीशन कितने 210 माइनस 150, तो कितना आएगा 60 mm आ जाएगा सेकंड, उससे सेकंड फेज से कितना आ जाएगा 60 mm। कर लेना है कैलकुलेशन खुद, मैं तो बता ही रहा हूं इतना हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बतानी है म्यू कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था, एक ये पूछा था, और दूसरा पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कितना होगा। तो म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है इस फेस से बता दे 150, और एपरेंट कितनी है, अच्छा सॉरी यहां से 150 है, इस फेस से बता दे, ठीक है, किससे ही बता दो सेम आएगा आंसर, इस फेस से बता देते हैं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई x 150 और अपॉन में एपरेंट 100, तो 150 अपॉन 100 यानी ये कितना आया 1.5। इससे भी सेम ही आएगा बेटा, 60 अपॉन 40, ये भी निकालोगे तो ये भी 1.5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आज के लिए चेहरों को देखकर यहीं पर रुक जाते हैं, पार्टी की बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।